कितनी देर उठने के कितनी देर बाद में पहला भोजन करना चाहिए? अगर आपको तुरंत उठते भूख लग रही है तो आप होलसम मील लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आधे घंटे बाद भूख लगती है, 2 घंटे बाद लगती है, तो आपका नेचुरल टाइम 2 घंटे बाद। अब तक जिसने भी रात को दही और छाछ स्किप किया है कि नहीं, क्योंकि उसने सुन रखा था कि रात को दही छाछ नहीं खाते, रात को तो दूध का टाइम होता है। उठने के बाद में वो काफ़ी टाइम तक अगर नहीं खाते हैं, 3 या 4 घंटे तक, तो वो गैस होने लगती है। तो फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे को गैस हो जाती है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। बेस्ट ब्रेकफास्ट हमारे उसमें बोला जाता है जैसे पोहा। मैं पोहा को बेस्ट ब्रेकफास्ट नहीं मानता। जैसे दूध, दही, छाछ, राजमा, छोला, चना, लोबिया, टोफू, सोया चंक्स, वे प्रोटीन, टेम्फे वेजिटेरियन सोर्स के लिए। नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं आप, वो एग्स खाते हैं या चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं, जो भी खाते हैं, फिश खाते हैं, तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से। फिर आप जो आम आदमी के लिए जो एक एवरेज इंसान की रूटीन में मिसिंग है पूरी तरीके से। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं हिंदुस्तान में, तो उसका रीज़न यही होता है। बिल्कुल यही होता है। एक इंसान मोटा हो गया है, अब वो थक गया है कि अब मेरे को पतला हो रहा है, हाँ। तो वो कहाँ से शुरू करेगा? आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना भी अच्छा हो या कितना भी लो हो, बट आपका बॉडी अच्छी फाइनेंशियल स्टेट में, यानी हेल्दी कंडीशन में, तो आप हमेशा यू लुक गुड, यू लुक कॉन्फिडेंट। दोस्तों, हम रोज़ कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं? आजकल चल रहा है वेट लॉस चैलेंज, डाइट कोक, डाइट चार्ट, लेकिन असली सेहत क्या होती है ये किसी को नहीं पता। इसलिए आज हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल कोच एक्सपर्ट डॉक्टर रजत जैन, जो सिर्फ डाइट की नहीं बल्कि सोच बदलने की बात करते हैं। रजत सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, राहुल जैसौत पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया। आई एम ग्लैड दैट आई एम सिटिंग बिसाइड यू। थैंक यू सर। सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर मैंने जो देखा है, और स्टडीज़ भी आती हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं हम। उसका कितना नुकसान होता है बॉडी के लिए? सुबह उठने के कितने घंटे के बाद एक ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, और वो ठंडे में होना चाहिए या गर्म में होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत वेग कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये 80s या 70s 80s में कॉन्सेप्ट आया था, जब बहुत सारे ब्रांड्स जिनको अपने ब्रेकफास्ट सीरियल्स बेचने थे, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ओट्स हो गए, और ये सारी चीज़ें, जब ये सब ज़माना आया था कि दूध कॉर्नफ्लेक्स खाइए, तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट का नाम ऐसे दे दिया कि ब्रेक योर फास्ट, कि आप रात को सो रहे हैं तो आप अपना फास्ट ब्रेक करिए, और इसके साथ होलसम मील से आप ब्रेकफास्ट। आप उससे पूछिए जिसकी ड्यूटी ही अगर 12 बजे शुरू होती है, रात को 9 बजे तक चलती है, उसका कौन सा ब्रेकफास्ट? उसका तो सीधा ही लंच से डे स्टार्ट होगा ना। तो माई कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं या किसी भी तरीके का डाइट ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट करें। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छी क्वालिटी का फूड अच्छी क्वांटिटी में, और गुड वेल बैलेंस डाइट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, वो होना चाहिए, रेदर देन आप सिर्फ एक ब्रेकफास्ट पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल, आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करके निकले, अच्छा होलसम करके निकले, बट आपका लंच स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आप कोई इवनिंग मील नहीं खाते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आप शाम तक आते आते आपका मन नहीं करेगा कि आप अच्छा खाना खाएं, आपका मन करेगा पाव भाजी खा लेता हूँ, आपका मन करेगा छोले भटूरे खा लेता हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन से भूखे हो, तो आपका अचानक से मन नहीं करेगा कि आप मतलब हेल्दी चीज़ खाएं, आप स्वाद वाली चीज़ खाना प्रेफर करेंगे। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि आपका ओवरऑल जो दिन भर का डाइट है वो वेरी वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे इवनिंग स्नैक हो, चाहे वो डिनर हो, ना कि आप स्पेसिफिक सिर्फ एक मील पे डिपेंडेंसी बना लें कि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होगा तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, आपने ब्रेकफास्ट तो एक इंग्लिश कल्चर बता दिया, फॉरेन कल्चर बता दिया, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये शुरू किया गया था। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि हम जैसे आदमी सो गया, चाहे वो लेट नाइट जॉब कर रहा है, मान लीजिए 2 बजे भी आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग 2 बजे आते हैं, अब 2 बजे आने के बाद 3 बजे सोएगा, तो सोने से उठने के बाद में उठने के कितनी देर बाद में पहला भोजन करना चाहिए? इसको ब्रेकफास्ट को हम इस तरीके से देखते हैं। एज अ डाइटिशियन आप देखो, आप इसको ना साइंटिफिकली समझो। पहली चीज़, हम अगर इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यूजुअली जैसे आपने भी सवाल पूछा, मैं जानता हूँ कि ये सवाल क्यों है, क्योंकि इस पे लोग ज़्यादा देखेंगे, बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, वह कैसे होना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, तो पहली बात तो आप ये सोचिए मत कि
मेरा मील कौन सा अच्छा होना चाहिए, या मेरे को उठने के कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए या पीना चाहिए। जब तक आपका कोई गोल स्पेसिफिक नहीं है, आप सिर्फ एक सर्वाइवल रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सर्वाइवल रूटीन मतलब चाहे आप 2 बजे रात को आ रहे हैं, आप 11 बजे उठ रहे हैं, जो घर पे बनेगा आप वही खाएंगे। मेरे कहने से आप बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उठते ही आपको ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। आपका अगर गोल डिसाइडेड है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी का गोल होता है कि मुझे मसल बिल्ड करनी है, किसी का गोल होता है कि मुझे मैराथन रन करनी है, किसी का गोल होता है कि मुझे फिट रहना है, किसी का गोल होता है कि मेरे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल रहनी चाहिए, आई एम हैप्पी विद द लाइफ द बॉडी आई हैव, किसी का गोल होता है कि मुझे थोड़ा वजन कम करना है 2-5 किलो, या किसी का गोल होता है मुझे वजन बढ़ाना है। तो जब तक आपका गोल स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, तब तक आप मील पे बात नहीं करें तो अपन बेटर है। दूसरी चीज़, लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑन अ वेरी इजी नोट। अगर आपकी दिन की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की है, ठीक है, अब वो 2000 कैलोरीज आप चाहे 4 पार्ट में डिवाइड करके खाइए, 500 इंटू 4 कीजिए तो आपकी 4 मील्स हो गई, या आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके खाइए 1000 इंटू 2, तो भी आपकी बॉडी में 2000 कैलोरीज ही जा रही है, 2000 कैलोरीज ही जा रही है। अब आप इसको उठने के आधे घंटे बाद ही अपना मील स्टार्ट कर लो या 2 घंटे बाद स्टार्ट कर लो, वो डिपेंड करेगा कि आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनको उठते ही तुरंत भूख लगती है, इट इज़ लाइक मोर गट हेल्थ जैसे होता है ना, किसी को उठते ही वॉशरूम जाने का अर्ज होता है, किसी को 2 घंटे बाद अर्ज होता है, किसी को 3 घंटे बाद अर्ज होता है। वैसे हमारा एपेटाइट होता है, भूख होती है। अगर आपको तुरंत उठते ही भूख लग रही है तो आप होलसम मील लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आधे घंटे बाद भूख लगती है, 2 घंटे बाद लगती है, तो आपका नेचुरल टाइम 2 घंटे बाद है। आप अपनी बॉडी क्लॉक को वैसे ख़राब मत कीजिए कि वो इंसान 11 बजे खाता है तो मैं भी 11 बजे खाना चालू करता हूँ। अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपकी बॉडी क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए। बट अगर हम नेचुरल साइंस में बात करें, जिसे हम सर्कैडियन रिदम साइकिल बात करते हैं, जिनका रूटीन नॉर्मल है, कि जैसे हम पहले के लोगों की बात करें, वो लोग रात को 8 बजे सो जाते थे। आई बिलीव आपने भी वो चीज़ देखी होगी, 9 बजे तो घर में ताले लग जाते थे और 9:30 बजे तो अपन सो जाते थे, और सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, ठीक है। तो उनका दिन 4 बजे अगर शुरू होता था तो पहले वो घर का काम करेंगे, मंदिर जाएंगे या मंदिर पूजा पाठ करेंगे, फिर 8 साढ़े 8 बजे जाके कुछ इनटेक करेंगे। बट उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी और उनका रूटीन में वो चीज़ एक्सेप्टेंस में आ गई थी बॉडी को, तो दे वर लिविंग हेल्दी लाइफ। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारा सोने का टाइम फिक्स नहीं है। हम कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी हम 2 बजे सो रहे हैं, कभी हम 10 बजे सो रहे हैं। देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस। उसकी वजह से हमारी हेल्थ बैलेंस भी ख़राब हो रही है। तो अगर ये सवाल उठता है कभी भी, जब भी कोई मुझसे पूछता है कमेंट्स में भी या ऐसे अपन पॉडकास्ट में भी, या कोई क्लाइंट पूछता है, सर व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट दिस, सर व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव योगर्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव चिया सीड्स, देयर इज़ नो बेस्ट टाइम। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करो, देन डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योरसेल्फ। तो मतलब रात में दही खा सकते हैं, छाछ बिल्कुल खा सकते हैं, आपको सूट हो रहा है तो खा सकते हैं, कहाँ तकलीफ आ रही है उस चीज़। नहीं, एक तो आपने बताया कि अगर बचपन से हम खाते आ रहे हैं तो वो चीज़ नुकसान नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। बट ये सुनने के बाद में, आपको सुनने के बाद में, अब तक जिसने भी रात को दही और छाछ स्किप किया है कि नहीं, क्योंकि उसने सुन रखा था कि रात को दही छाछ नहीं खाते, रात को तो दूध का टाइम होता है, बिल्कुल, तो अब क्या वो शुरू कर सकता है? फिर वो उसको पहले ग्रेजुअली शुरू करना चाहिए किसी भी चीज़ को। आप एक चीज़ समझिए कि आज मैं आपको बोलूँ कि यार आपको ना रोज 10 दिन तक 10 मिनट तक इस पेन को ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है, और इस पेन को आपको नीचे नहीं गिरने देना है, तो आप क्या पहले दिन 10 मिनट तक पकड़ पाओगे? नहीं। आपकी मसल दुखने लगेगी। सेम आपका गट है, आपने ओवर द टाइम पीरियड उसको इतने टाइम से ट्रेन कर लिया, और अचानक से आप बोलोगे यार 2 साल से 10 साल से दही नहीं खा रहा था, अचानक से खाना चालू करता हूँ, वो 100% डिस्टर्ब होगा, उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है। बट उस पेन को अगर आपने 10 दिन तक रोज प्रैक्टिस करी, 10वें दिन तक आप आराम से होल्ड कर पाओगे। सेम अगर आपने 30 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा आदत डाली, यानी आज 2 चम्मच खा के देखिए, फिर 10 दिन तक सूट हो रहा है, फिर 4 चम्मच कीजिए, फिर 6 चम्मच कीजिए, फिर 1 कटोरी पे शिफ्ट होइए, तो शायद आपका गट उस चीज़ को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। यस, बोलिए। क्योंकि हिंदुस्तान में आयुर्वेद को ज़्यादा माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में जो ये दही छाछ है, इसका रात का टाइम है ही नहीं, कहते हैं। लेकिन आप एज ए डाइटिशियन एक्सपर्ट, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आप बोल रहे हैं, तो कुछ मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट है फिर? ये पहली चीज़, साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक दोनों बहुत अलग अलग चलते हैं। मैं आपको बीच का रास्ता क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको सूट करता है तो लीजिए, सूट नहीं करता तो मत लीजिए। आयुर्वेद में या तो है यस या नो, साइंस में यस या नो नहीं है। साइंस में इफ इट सूट्स यू देन गो हेड, इफ इट डजंट सूट यू देन गो हेड। अब लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेद। आयुर्वेद कितने साल पहले लिखा गया था?
मतलब किसी को भी नहीं पता किसी होगा को नहीं पता। प्रैक्टिकली, तो जो एक्चुअल में पढ़ते हैं उनको पता है कि कितने टाइम पहले क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी। और हर बार कोई ना कोई आयुर्वेदिक बुक्स, कोई ना कोई नए आचार्य जी आ जाते हैं या कोई ना कोई अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वो अपनी बुक्स में अपने हिसाब से चीज़ें मेंशन करते हैं। एंड हम 1-2 बुक्स पढ़ते हैं, 3 बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि ये चीज़ सही नहीं है एज पर दिस कंडीशन। बट अगेन वही बात, वो जितने टाइम पीरियड पहले लिखी गई है उस टाइम के पीरियड में लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। आज के टाइम पे लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आज आप और मैं नवंबर के महीने में पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है आज 3 साल बाद अपन जब दोबारा मिले मैं आपसे बोलूँ कि यार अब थोड़ा सा चेंज आ गया लाइफस्टाइल में, इसको ऐसे मोड आपको चेंज करना चाहिए। या आज मैं आपसे बात करूं कि यार राहुल जी आज आपकी लाइफस्टाइल ऐसे चल रही है, 3 साल बाद आप मुझे बोलो यार भैया आज तो ऐसी नहीं चल रही, आज तो मेरा जॉब ही चेंज हो गया, ये चीज़ें चेंज हो गई, लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई, तो अब कैसे करूं? तो आपको फिर उस हिसाब से खाने पीने का रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा। तो डोंट बिलीव ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि आयुर्वेदिक बुक्स में जो लिखा है वो 100% सत्य है। अपन एक बार पीछे वाले सवाल पे वापस चलते हैं, ब्रेकफास्ट वाले पे। कई लोगों को ऐसा गैस होने लगती है उठने के बाद में, वो काफ़ी टाइम तक अगर नहीं खाते हैं 3 या 4 घंटे तक, तो वो गैस होने लगती है। तो फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे को गैस हो जाती है इसलिए मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। तो अब उनको महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, बट वो उठते ही उनका पता है कि मेरे को गैस हो जाती है, तो उस वजह से वो खाना खा लेते हैं। तो यही है बेसिक कि उठने के बाद जब भूख लगे, कितने भी घंटे के बाद भूख लग रही हो तब खाना चाहिए, या एक लिमिटेड टाइम है कि इतने के बाद तो खा लेना चाहिए। आप अल्टीमेटली मेरे से टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा 60 मिनट के अंदर ले लेना चाहिए। उठने के आप फ्रेशन अप होने के बाद 60 मिनट्स में कुछ ना कुछ आपको इनटेक कर लेना चाहिए। नहीं, ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। हाँ। तो क्या भूखे पेट से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का क्या वो रहता है? देखो बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर आप किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है किसी भी तरीके, और प्रोलॉन्ग पीरियड तक आप लंबे समय तक भूखा रहते हैं, तो उनको एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनका गट काफ़ी सेंसिटिव है। इट इज़ लाइक कि किसी को धूप में जाने से स्किन एलर्जी हो जाती है और किसी को धूप में जाने से स्किन एलर्जी नहीं होती है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि किसी का गट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बचपन से अगर आपने नमक तेल मिर्ची ये सब चीज़ें नहीं खाई है बिल्कुल ही, तो आपका गट वैसे ट्रेंड रहता है। और आप बचपन से ऐसे सब हाई मसाले वगैरह खाते आ रहे हैं, तो आपका गट वैसे ट्रेंड रहता है। तो अगर आपको उठते एसिडिक फील होता है, तो आप उसके अंदर सबसे पहले चाय मत डालिए। मतलब मैं बिगेस्ट बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि आप उठते ही चाय अवॉइड कीजिए। उससे बेटर है कि आप उठते ही अगर पानी पी रहे हैं, जैसे पानी लीजिए, और उसके बाद कुछ खाने का मन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स। और उसका सीधा सा एग्जांपल है, बेस्ट ब्रेकफास्ट हमारे उसमें बोला जाता है जैसे पोहा। मैं पोहा को बेस्ट ब्रेकफास्ट नहीं मानता। आप उसके साथ अगर सिर्फ पोहा खा रहे हैं, तो पोहे के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो राइस फ्लेक्स है, जो आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई है, वो आपके शुगर लेवल्स को तुरंत स्पाइक करता है। तो आप पोहा अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ वेजिटेबल्स बहुत सारे लीजिए, उसके साथ 30-40 ग्राम स्प्राउट्स ले लीजिए या 50 ग्राम पनीर ले लीजिए। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप 1 अंडा या 2 अंडा उसके साथ कंबाइन कीजिए। ये आपका बेस्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, रेदर देन हम सीधा उठते रोटी सब्जी और वो सब खा रहे हैं। तो फूड बैलेंस्ड होना चाहिए जिसमें कार्ब्स फैट प्रोटीन ये तीनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, तीनों नहीं बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन। अगर इसमें से अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ वेल बैलेंस्ड, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि रजत जी वेल बैलेंस्ड से क्या मतलब होता है, तो वेल बैलेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा जो खाना है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो का मतलब होता है जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। अब मैक्रो में भी 4 चीज़ें डिफाइंड है। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम बोलते हैं रोटी, ओट्स, उपमा, दलिया, चावल, इडली, उत्पम, डोसा, पोहा, खमन। तो जितने भी सीरियल्स और ग्रेन्स होते हैं वो आते हैं आपकी इस कैटेगरी में। अब यहाँ से आप अज्यूम कीजिए अपनी एक थाली को, इंडियन थाली को, कि आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? जनरली तो ज़्यादातर तो रोटियाँ होती हैं। रोटी और चावल। नॉर्थ इंडियन रोटी पे, साउथ इंडियन चावल पे, और आजकल मिक्स कल्चर है तो 2 रोटी और थोड़ा सा चावल, इस तरीके से लिया जाता है। सेकंड आता है फिर आपका प्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन पे, जो कि बहुत कम होता है थाली में। यस, जो कि बहुत कम होता है, नहीं होता है। तो जैसे दूध, दही, छाछ, राजमा, छोला, चना, लोबिया, टोफू, सोया चंक्स, वे प्रोटीन, टेम्फे वेजिटेरियन सोर्स के लिए। नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं आप, वो एग्स खाते हैं या चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं, जो भी खाते हैं, फिश खाते हैं, तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से। फिर आता है आपका फैट, आलमंड्स, वॉलनट्स, एवोकाडो, पिस्ताचो, घी, बटर, ऑयल, ये आता है आपका फैट वाले सोर्सेज। गुड फैट, बैड फैट, अभी अपन उस पर डिस्कस करेंगे आगे। फिर आता है आपका चौथा वाटर, विच इज़ द मोस्ट फॉरगेटेबल न्यूट्रिएंट। लोग एक्चुअल में पानी पीना ही
भूल जाते हैं थोड़े। फिर आता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स विच वी मोस्टली गेट फ्रॉम सनलाइट से भी मिलता है, जैसे विटामिन डी, बट यूजुअली हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। तो इन सब का जब कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर वेरी वेल बैलेंस्ड डाइट। बट इंडियन थाली, जैसे आपने बोला कि प्रोटीन नहीं खाते, हमने एज्यूम किया, तो आदमी क्या करता है, रोटी सब्जी नमकीन अचार एंड वी आर डन। ये हमारा लंच होता है या ये हमारा प्रॉपर खाना होता है, यही डिनर होता है, यही डिनर होता है। और ब्रेकफास्ट के नाम पे भी एक्चुअल में यही होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पराठा या पोहा खा के आदमी फ्री हो जाता है। अब आप पूरे दिन भर की अगर उसकी डाइट देखेंगे तो पूरे दिन भर की डाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है, जबकि गाइडलाइंस ये कहती है ICMR की, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि एवरी इंडियन हु इज़ सेडेंट्री, मतलब जो कोई फिजिकल एक्टिविटी खास नहीं करता, उसको भी 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन इंटेक चाहिए ऑन डेली बेसिस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 65 किलो का हूँ तो मुझे 55 ग्राम से लेकर 65 ग्राम तक का प्रोटीन इंटेक डेली बेसिस पे चाहिए। ये जो आम आदमी के लिए जो एक एवरेज इंसान की रूटीन में मिसिंग है पूरी तरीके से। तो वो वेल बैलेंस डाइट नहीं कर रहा है, वो सर्वाइवल कर रहा है, और इसी सर्वाइवल की वजह से एक पॉइंट पे आके उसे कोई ना कोई बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें भी फिर भी लोग ये बोलते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो हाड़ोती में तो यूजुअली हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि शाम में तो खाई ना खावा, 2 रोटी सुबह खाओ चाह, 2 रोटी शाम का खाओ चाह, और होगी डाइट। फिर भी माँ को तो वजन बढ़ रहे हो चाहे, फिर भी मार तो कोलेस्ट्रॉल आ गयो। सो व्हाट आई मीन टू से इज़, व्हाट दे से इज़ कि मैं तो सुबह 2 रोटी खाता हूँ, शाम को 2 रोटी खाता हूँ, और फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, और फिर भी मेरे कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई या डायबिटीज़ हो गया। आपको ये बीमारी हुई इसी वजह से कि आप सिर्फ सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी खा रहे थे, यानी आप स्पेसिफिक एक न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट हो। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि हमें उठने के बाद जब भी भूख लगे तब खाना चाहिए, लेकिन वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और गुड फैट और मिनरल्स होने चाहिए। लेकिन जैसे आपने जो डाइट बताई, ये तो आइडल डाइट है, आइडल फूड है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में ज़्यादातर गाँव में वो बेसिक कल्चर चलता है रोटी सब्जी का, वो दिन में भी वही चलता है, रात को वही चलता है, और शादी में कितनी कैलोरीज का फूड इंटेक कर लेते हैं वो उनको भी नहीं पता होता है, जिसमें फ्राइड गुलाब जामुन में कितनी कैलोरीज होती हैं, फिर जलेबी हो गई और ये सब चीज़ें। अब ये रेगुलर आप ये सब करते रहते हैं, उससे शुगर पे भी इम्पैक्ट पड़ता होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बन के ग्लूकोज तो बॉडी में, तो क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डायबिटीज, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं हिंदुस्तान में, तो उसका रीज़न यही होता है। बिल्कुल यही होता है। अब इसको और थोड़ा साइंटिफिकली अगर मैं आपको क्लियरेंस दूं, आप जब भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अगेंस्ट कार्बोहाइड्रेट, हम जो बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इज समथिंग विच इज़ कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और वो आपके ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल है। बट वो कहते हैं ना, आप किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो वो अति कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देती ही देती है। जैसे संस्कृत में एक वर्ड है अति सर्वत्र वर्जते, राइट, वैसे ही वही वाली चीज़ है। तो जब भी हम कार्ब्स पे ओवरडू करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आपकी बॉडी ने 200 ml ग्लूकोज बनाया, ब्रेन ने बोला मुझे 10 ml चाहिए, 15 ml चाहिए, ब्रेन ने वो यूटिलाइज कर लिया, रिमेनिंग कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, आपके मसल्स में, सेल्स में। लिवर बोलेगा 100 ml मुझे दे दो, मैं स्टोर कर लेता हूँ, हो सकता है कल ये आदमी खाने को ही ना दे, आज तो इतना खा रहा है डपट के, कल हो सकता है खाए ही नहीं या फास्ट कर ले, तो मुझे कल भी एनर्जी देनी है, तो वो स्टोर करना स्टार्ट करता है। फिर वो कन्वर्ट होता है वापस से, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है आपके एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स का मतलब होता है फैट सेल्स, ठीक है। अब मेल बॉडी में डिपॉजिट होता है आपके एब्डोमिन पे, पेट पे आने लगता है, और फीमेल बॉडी पे जाता है लोअर पोर्शन पे, यानी लोअर एब्डोमिन, थाइस पे, बटक्स पे, यहाँ जाना स्टार्ट होता है। अब समझिए, आप बॉडी रोज ग्लूकोज इतना बनाए जा रही है, एक पॉइंट पे आके हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या है, इन सारे प्रोसेस को इवेल्युएट करना, यानी जितना ग्लूकोज आ रहा है उसको सेल्स तक लेके जाना, वहाँ लेके फैट तक पहुँचाना। एक पॉइंट पे इंसुलिन क्या बोलेगा कि बॉस मेरे बस की बात नहीं है, अब बात नहीं है, तेरा तो रोज का हो गया, तुझको बोल रखा है मैंने कि 100 ml ही ग्लूकोज चाहिए, तुम 200 ml ग्लूकोज दिए जा रहे हो मेरे को, तो और ना तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ना तुम कोई बर्निंग कर रहे हो। कहीं तो मैं अगर तुम रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जुम्बा करो, डांस करो, जिम जाओ, खेत में, जैसे गांव वालों की बात करिए आपने, खेत में मेहनत करो, पैदल चलना स्टार्ट करो, कुछ करो, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मेरे पास जमा है इसको मैं खर्च करना चालू करूँ। बट आप खर्च तो कर नहीं रहे और आप सिर्फ दिए जा रहे हो, यानी इस बैंक में आप
डाले जा रहे हो, तो एक पॉइंट पे आके इंसुलिन नाम का जो कैशियर है वो काम करना बंद कर देगा और उस फर्स्ट कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंडिया डायबिटिक है, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया डायबिटिक से भी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट है और उनको पता ही नहीं है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट सब रखें। इंसुलिन रेजिस्टेंट कैसे? गर्दन काली हो गई, हम डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं कि पूरा शरीर गोरा है बस गर्दन काली है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे मस्सा होना, स्किन टैग्स होना स्टार्ट हो गए, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपके अंडर आर्म्स, प्राइवेट जगह वो सब का स्किन टोन चेंज होने लग गया, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपका पतले हो बट सिर्फ अलग से पेट निकलने लग गया, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। आप शाम तक आते आते थक जाते हो बेवजह, अच्छा खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट के बाद बॉडी आपको पहला सिग्नल दे रही है कि बॉस अभी भी सुधर जाओ, अभी तो मैं फिर भी रिवर्स हो सकती हूँ। फिर अगर तब भी नहीं होता देन कंडीशन आती प्री डायबिटिक। फिर प्री डायबिटिक पे भी आदमी नहीं संभलता, तो फिर इंसुलिन धीरे धीरे बोलता है मेरे बस की नहीं है, मैं बिल्कुल ही काम करना बंद कर रहा हूँ, तब आती है आपकी डायबिटिक कंडीशन। तो इस तरीके से हिंदुस्तान धीरे धीरे डायबिटिक बन रहा है। तो खाने से जो ग्लूकोज बनता है उसको इंसुलिन कवर करता है, उसको इंसुलिन मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब अति हो जाती है तब वो बिल्कुल फिर प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो जाता है इंसान। तो बेसिकली जो ग्लूकोज ज्यादा जो बनता है वो कार्ब से बनता होगा, अदर न्यूट्रिएंट से भी बनता है, बट 95% कार्ब्स इज द ओनली सोर्स। और फैट से अमीनो एसिड्स, फैट से आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स में जाते हैं, बट एडिशनल ऑफ फैट जब भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज दे रहा है। इवेंचुअली एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जा रहा है तो वो भी उसी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्सेस कुछ नहीं है तो बॉडी उसको किस में कन्वर्ट करेगी? उसको एनर्जी देने में ही काम मिलेगी। तो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता रहेगा, इंसुलिन एक दिन थक जाएगा, तो फैट भी जमा होगा फिर उससे 100% लीवर जमा पे, होगा 100%। और धीरे धीरे फैट से जमा होने के साथ साथ, जैसे जो आपने नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर सुना होगा कि यार नहीं ये अल्कोहल पीता है ना कुछ करता है, तो इसको फैटी लिवर कैसे हो गया, ग्रेड 2 कैसे हो गया, ग्रेड 3 कैसे हो गया? दिस इज द रीजन, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को उन चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही हो। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है और ऑर्गन्स पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो जो खाना है वो पच नहीं रहा है अब बॉडी शरीर में, पेट आप में। देशी भाषा में बोलेंगे तो इंडाइजेशन इश्यूज हो गए कि आप जो भी खा रहे हैं वो ढंग से पच नहीं रहा है, वो स्टोर हो रहा है, सिर्फ वो स्टोर हो रहा है फैट, और धीरे धीरे मोटापा बढ़ रहा है, धीरे धीरे मोटापा, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो वजन पे आ गए हैं, मोटापा पे आ गए हैं। अब एक इंसान मोटा हो गया है, अब वो थक गया है कि अब मेरे को पतला हो रहा है, हाँ। तो वो कहाँ से शुरू करेगा? वो कहाँ से शुरू करे? सबसे पहले वो शुरुआत करे कंसिस्टेंसी बनाने में। शुरुआत इन द सेंस कि आज सपोज करो कोई भी इंसान है, चलो जैसे मैं हूँ, अगर मैंने 100 किलो अपना वजन कर लिया, मुझे ध्यान नहीं रहा कैसे भी करके 100 किलो, चाहे मैंने भूखे रह के किया हो शायद, मतलब बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, या हो सकता है मैंने बहुत खा के अपने लाइफ पे ध्यान ही नहीं दिया और मैं खाता गया और मेरा वजन बढ़ गया। तो उस केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट जो शुरुआत करनी है वो करनी है वॉक से। मैं अभी खाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, खाने में ये कट कर दो, वो कट कर दो, ये कट कर दो, कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, वॉक इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, वॉक इज़ बेसिकली नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, क्योंकि लोगों ने वो भी करना बंद कर दिया है। लोगों ने घर की सफाई करना, खुद के सामान खुद नीचे जाके लेके आना, हमने स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, इनके थ्रू सब चीज़ें मंगाना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा नीट भी बिल्कुल बंद हो चुका है, कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट वॉकिंग, देन उसके बाद थिंक अबाउट कटिंग एनीथिंग फ्रॉम योर फूड डाउन। अब आप पहले ये देखो कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आपकी जो 3 मील्स है, अगर आप 6 टाइम खाना खा रहे हो तो पहले उसको आप 5 टाइम पे लेके आ जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज कम हो गई। अगर आप 5 टाइम खाते थे तो आप उसको 4 पे लेके आ जाइए, 4 खाते तो आप उसको 3 पे लेके आ जाइए। क्वांटिटी जितना खाते थे उतनी, बस 1 मील आपको कम करनी है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, उसके बाद आपको ये देखना है क्या मेरी मील में प्रोटीन इंटेक है या नहीं। तो आपकी जो 3 मील्स होती है इंपॉर्टेंट, विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उनमें कुछ अमाउंट का प्रोटीन होना चाहिए, यानी 15 से 20 ग्राम आपकी तीनों मील्स में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि महीने भर में आपका 2 से 3 किलो तो वैसे ही चला गया। तो सर रजत सर, वेट लॉस के लिए आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग काफ़ी सुना जा रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, पहले नहीं सुना गया था, ये जब से सोशल मीडिया आया तब से आया है ये। तो सर देखो, फास्टिंग कल्चर तो हमारे रिलीजियस उसमें है ही ऑलरेडी।
आज उसको तो आध्यात्मिक रूप से देखते थे। आप किसी भी तरीके से देखो, अगर आप सिर्फ फास्टिंग उसकी बात करोगे तो आप मुस्लिम कल्चर ले लीजिए, वहाँ रमज़ान आते हैं। आप हम लोगों के जैनिज़्म कल्चर ले लीजिए, वहाँ हमारे 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व आते हैं। इनफैक्ट पूरा चौमासा करते हैं जिनको करना होता है। आप हिंदू कल्चर ले लीजिए, किस तरीके के फास्ट नहीं है हिंदू कल्चर में। आप 14 का ले लीजिए तो आप एवरी फ्राइडे कर लेता है, कोई वेडनेसडे कर लेता है, कोई महीने में 5 फास्ट। महीने के 5 फास्ट वैसे हो जाते हैं, या नवरात्रा फास्ट आ जाती है, कोई हिडन नवरात्रा होते हैं। तो फास्टिंग कल्चर तो हर रिलीजियस उसमें। इट जस्ट इसको थोड़ा सा एक नाम दे दिया गया है जिसे हम बोलते हैं आजकल वेट लॉस इंडस्ट्री में इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स और डीमेरिट्स पे अगर हम बात करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है, आपकी बिंज ईटिंग रुक जाती है। आपने ये सोचा कि मुझे 16 से 8 घंटे का एक इंटरमिटेंट फास्टिंग शेड्यूल फॉलो करना है, जहाँ मैं 16 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा और 8 घंटे के अंदर अपनी मील्स कंप्लीट करूंगा। तो 8 घंटे के आपने अपनी मील्स कंप्लीट कर ली और 16 घंटे आपने जब कुछ नहीं खाया तो आपको चलते फिरते कुछ खाने की जो आदत थी वो बंद हो गई, है ना। आप को जो कोई भी ऑफर कर देता था वो चीज़ लेना बंद हो गई। उससे क्या बेनिफिट हुआ, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज जाना बंद हो गई। जो हिडन कैलोरीज थी, आपको पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा था। 2 बिस्किट खा लिए चलते चलते, 5 बादाम खा ली उठा के, नमकीन खा ली, तो एडिशनल कैलोरीज जाना बंद हुआ, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हुआ और आपका रिडक्शन होना स्टार्ट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, गट को रेस्ट मिलता है। जैसे आप 500 किलोमीटर की ड्राइव पे जा रहे हैं गाड़ी को लेके, तो आप वन सिंगल स्ट्रेच में, बहुत ही कम लोग होंगे जो एक सिंगल स्ट्रेच में 500 किलोमीटर कार चला लेते हैं। आप 2 स्टॉपेज रुकोगे, 200 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे, कभी चाय पीने रुकोगे, कभी वॉशरूम यूज़ करने के लिए रुकोगे। गाड़ी को भी, इंजन को भी आपको लगता है इसको भी रेस्ट देना चाहिए। तो जैसे आप अपनी गाड़ी को रेस्ट दे के रुकते हो, वैसे आपको अपनी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। जैसे कि अभी कैमरे को दिया, गर्म हो गया था। जैसे अभी गर्म हो गया था कैमरे को तो उसको ब्रेक दिया। तो सेम हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया कि हमने 8 घंटे खाना था, अब मैं 16 घंटे इसलिए नहीं खा रहा कि मैं रेस्ट दे रहा हूँ ऑर्गन्स को, ताकि वो जो 8 घंटे खाया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। तीसरा बेनिफिट होता है इसका, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि आप बार बार कुछ खा नहीं रहे हो तो आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बेटर हो जाता है। क्योंकि आप जब बार बार कुछ खाते हो तो आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बहुत फास्ट हो जाता है कि यार ये खा रहा है फिर इसको पचाओ, फिर खा रहा है फिर इसको पचाओ। तो अल्टीमेटली आपकी गट की साइकिल, डाइजेस्टिव साइकिल बिगड़ने लगती है, वो साइकिल बेटर होने लगती है। तो ये कुछ 3-4 बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। और अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में ये होता है कि यार जिन लोगों को एक्चुअल में शुगर रिलेटेड बहुत बड़ा इशू होता है, उनको प्रिकॉशंस के साथ या इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी चाहिए, या हमारे जैसे किसी डाइटिशियन से या किसी प्रॉपर डॉक्टर से बात करके स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा डीमेरिट होता है कि जिनको लगता है कि यार मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं 8 घंटे में कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, फिर वो कुछ भी खा लेता है, फिर वो कुछ भी खा रहा है और वो खाए जा रहा है क्योंकि मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, 8 घंटे के अंदर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो जब आपकी ज़रूरत इतनी थी और 8 घंटे में आपने इतना खा लिया, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी किसी काम की नहीं, आपका वजन कम होगा ही नहीं। अल्टीमेटली वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना पड़ेगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ टूल टू अचीव योर टारगेट्स। सिंपल। तो जिस आदमी का, जिस इंसान का वजन बढ़ा हुआ है, वो कम कर रहा है, उसको आप कितना प्रेफर करेंगे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग? यार देखो, एक कोई बिगनर है ना जो ऑलरेडी एक आम आदमी जिसको डायबिटीज और उसकी कोई प्रॉब्लम, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, सिर्फ वजन कम करने की अगर बात कर रहे हैं तो हमने जैसे बात करी थी कि 3 बेसिक चीज़ वो स्टार्ट करे, वॉक करना, प्रोटीन इंटेक स्टार्ट करना और वॉकिंग, हाई प्रोटीन फाइबर फूड, और एक मील कट, मतलब जितनी हाँ, मील ले रहा और वो अपनी मील कट करे। हमने 3 चीज़ों पे बात करी थी अभी, जैसे कि वेट लॉस की जब बात चली थी कि आप प्रोटीन इंटेक लीजिए, आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए और अपनी मील को थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कीजिए। सेम मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आम आदमी के लिए भी ये बोलूँगा कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप प्रॉपर मील्स ले रहे थे पहले, तो आप सबसे पहले AM PM फास्टिंग से स्टार्ट कीजिए। ओके, व्हाट इज़ AM PM फास्टिंग? कि वैसे कॉन्सेप्ट बुक्स में होता है कि सुबह 6 बजे से शाम की 6 बजे तक ही आपको खाना है, उसके बाद नहीं खाना है। बट आप इसको 12:12 कर लीजिए कि मैं 12 घंटे में ही अपनी मील्स ख़त्म करूँगा। अगर मेरा दिन 9 बजे स्टार्ट होता है तो मैं 9 बजे के बाद मुंह में कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। तो आपका 12 घंटे का साइकिल होना चाहिए। फिर आप उसको 12 घंटे की जगह 10 घंटे कर दीजिए कि मैं 10 घंटे में खाऊंगा और 18 घंटे
14 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, सॉरी। फिर उसके बाद आप इसको 16:8 पे लेके आइए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, कि आप 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं और 8 घंटे के अंदर आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उनको स्टार्ट करना चाहिए रेदर देन डायरेक्टली 16 घंटे की फास्टिंग पे, क्योंकि कुछ लोगों को वीकनेस आने के चांसेस रहते हैं, कुछ लोगों को साइकोसोमेटिक ही प्रॉब्लम होता है, मैं कुछ नहीं खा रहा तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे तो कुछ ना खाना है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए। तो इसमें ये समझ लिया कि जिसका वजन बढ़ा हुआ है, जिसका गोल है, क्योंकि अब वो मोटा हो गया है, उसको कम करना है, तो 16 आवर्स की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपने आइडल बताई है। हाँ, दैट इज़ द आइडल टाइम। लेकिन एक आम आदमी को भी कितनी देर कितने टाइम तक, भाई इतनी देर खाना खाने के रात डिनर करने के बाद में आप इतना टाइम तक तो आप मतलब वो रहना चाहिए, खाली पेट रहना चाहिए, लाइक जिसमें सो गया वो। और एक होता है ना कि जैसे कई 10 बजे खाना खाया और 5 बजे उठ गया और 6 बजे वापस खा लिया, तो वो फिर नहीं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सोने से कितनी देर पहले अपनी मील्स हो जानी चाहिए और सुबह उठ के कितना देर में होनी चाहिए, राइट? वो साइकिल कितनी देर की होनी चाहिए? देखो, पहले क्या होता था, जैसे अपने ने बात करी कि लोग जल्दी खा लेते थे, जल्दी सो जाते थे, और वाला कॉन्सेप्ट था। अभी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है ना? एवरीबॉडी इज़ चेजिंग मनी, गोइंग आउट, वर्क, सारी चीज़ें, सब कुछ मिल रहा है, सब खा रहे हैं। इनफैक्ट पहले क्या होता था, पहले का एवरेज कैलोरी कंजप्शन वो 1600 से 1800 कैलोरीज, अब वो डबल अप हो गया है, 3500 से 3600 कैलोरीज। रीज़न, पहले द फूड चॉइसेस वर वेरी लिमिटेड, सही। अभी फूड चॉइसेस आर एक्सट्रीम। आपको मतलब क्योंकि हर चीज़ हर टाइम पर अवेलेबल है, हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल है। मैं तो बहुत सिंपल बात करता हूँ, पहले हम मोमोज समझते थे, आपने क्या डम्पलिंग्स, सुशीज, ये सब चीज़ें सुनी थी? नहीं सुनी थी ना। बट वही चीज़ें अब बहुत नया रूप लेके आ रही है, तो आपका कैलोरी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। पहले हम खाना सिर्फ ऑयल या बटर में बनाते थे, अब हम ऑयल बटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में चीज़ डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कंजप्शन बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है। तो अगर आपका सोने का टाइमिंग, कमिंग टू योर क्वेश्चन, 11 बजे का है, मेरा कॉन्सेप्ट है आप सोने से 3 घंटे पहले अपनी मील्स को फिनिश कर लीजिए। आप ये मत कीजिए मैं 11 बजे सो रहा हूँ, 10:30 बजे खाना खा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर सोने जा रहा हूँ। तो आप 11 बजे सोते हैं, कोशिश करो आप 8 बजे तक अपना डिनर वाइंड अप कर लो। आप 1 बजे सोते हैं, कोशिश कीजिए अपना डिनर 10 बजे तक वाइंड अप कर लीजिए। पर 3 घंटे का गैप में भी आपने अगर 8 बजे डिनर किया, तो उसका मतलब नहीं है 8 बजे डिनर कर लिया, आप तो 11 बजे सोऊंगा, हम बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे हैं। आपको इमोबाइल होने से पहले, यानी अब मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा, उससे 3 घंटे पहले अपना डिनर वाइंड अप करना है। आपने डिनर किया 8 बजे, आप 10-15 मिनट बैठिए, उसके बाद आप वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। रूम में, एक रूम से दूसरे रूम में चले जाइए, वापस आके बैठ जाइए, 10-15 मिनट की वॉक करी, फिर उसके बाद भले आप रिलैक्स हो जाओ। तो उससे होगा क्या, जो आपने खाना खाया प्रॉपर, जो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, वो प्रॉपर सेटल होना स्टार्ट होगा, उस पर काम करना आपका गट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देगा। नाउ नेक्स्ट, जो रात के सोने से और अगले दिन के मील में डिफरेंस होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या हुआ, लेट्स से आपने टाइमिंग डिस्टर्ब करी, आप रोज 8 बजे खा रहे थे, आपने अचानक से 11 बजे खाना खाया, बट आप सोने वाले 11:30 बजे ही हो और सुबह उठने का टाइम 5 बजे का ही है। तो जो 8 बजे खाना प्रॉपर उसको टाइम मिल रहा था डाइजेस्ट होने के लिए, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और अगले दिन आपने वापस खा लिया, तो नेक्स्ट डे यू विल फील कॉन्स्टिपेशन, यू विल फील कॉन्स्टिपेटेड कि यार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मुझे दिक्कत हो गई है, मुझे अब इसबगोल लेना पड़ेगा या फाइबर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपनी मील टाइमिंग्स को फिक्स कर लेंगे, और एटलीस्ट डिनर में और ब्रेकफास्ट में 10 से 12 घंटे का गैप मेंटेन रखेंगे। इफ़ यू विल टॉक अबाउट अदर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और जो रात को अपन जैसे बात कर रहे थे कि 11 बजे, कभी 11 बजे, जैसे 8 बजे खाता है, लेकिन किसी वजह से फंक्शन में लेट हो गया या फंक्शन में ही खाना 11 बजे खाना पड़ा और सुबह 5 बजे उठा, और वो जो 8 बजे के हिसाब से जो सुबह 8 या 9 बजे जो खाता था, वो रात को 11 बजे खाया, लेकिन डेली के हिसाब से वो 8 बजे खा रहा है, तो उस वजह से वो पूरा डाइजेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि रात को लेट सोया वो, और सोने से पहले उसे इतना टाइम भी नहीं मिला। तो वजन बढ़ाने का ये भी कारण होता है कि खाना पूरी तरीके से पचता नहीं है, तो वो स्टोर रहता है। आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो गया, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गई, आपका मील टाइमिंग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली बॉडी उसको धीरे धीरे स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। उसको बचने का सिंपल सा तरीका है कि आप 11 बजे अगर आपको मजबूरन खाना पड़ रहा है लेट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, फंक्शंस वगैरह में, तो आप अपना जो यूजुअल एपेटाइट है उससे आधा खाइए।
या हो सके तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे खाना खाए तो इम्पॉसिबल होती है वो चीज़। अगर आपको सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है तो आप बहुत बार होगा, आपकी आदत है 5 बजे उठ के खाने की, तो आपका यूजुअल टाइम पे आपको भूख लगेगी ही लगेगी। नहीं, बट अगर हम अगर ऐसा आप कर लेते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करने के तो लिए आप नेक्स्ट डे उसको एक मील को आप अपनी डाइट से कम कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आप समझिए, जो आपने एक बार खा लिया उसका बॉडी का एक प्रोसेस है, वो कन्वर्ट हो गया, वो फैट तक पहुंच गया, फैट में कन्वर्ट हो गया, तो अगले दिन मील कट करने से, कम करने से आपको कैलोरी रिडक्शन नहीं होगा। वो आपकी मन की संतुष्टि है कि मैंने बैलेंस कर लिया। ऐसे तो बहुत हमारे साथ ऐसे केसेस होते हैं कि सर मैंने आज अल्कोहल पी ली थी, आज मैंने खा लिया, चीट कर लिया मैंने, मैं अगले दिन बताओ कैसे डिटॉक्स कर लूँ क्या। अब आपने जो खा लिया वो खा लिया, मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता आपके अंदर से। वो जो बॉडी का प्रोसेस था वो हो गया, आप नेक्स्ट डे उसको किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे। इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, और डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन प्रोटीन डाइट बिल्कुल नहीं होती है एक आम आदमी की थाली में। हम आम आदमी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फूड जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हैं वो तो रिसर्च कर लेते हैं और वो तो अपना देख लेते हैं। लेकिन या फिर हम जैसे लोगों को पैसे दे देते हैं पैसे दे देते हैं। लेकिन एक आम आदमी को पता नहीं रहता है किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस का, कि वो मेरे हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है। वो कार्ब भी खा रहा, रोटी खा रहा है, वो खाया जा रहा है, उसको नहीं पता कि इसका क्या नुकसान हो रहा है। तो प्रोटीन डाइट थाली में नहीं होती है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, वो होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, एक बार ये बताएं आप। चलो, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल, ठीक है। हमें ये ग्लास उठाने के लिए वी नीड मसल, हमें ये फ़ोन उठाने के लिए वी नीड मसल, हमें ये कप उठाने के लिए वी नीड मसल। मतलब कुछ भी आप हैवी उठाओ चाहे लाइट उठाओ, आपको मसल की ज़रूरत होती है। और मसल का मेन खाना है आपका अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स आते हैं आपके प्रोटीन से, पहली चीज़। अब और सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपने मुझसे बार बार बोला कि आम आदमी की तरह अपन बात करें। आप घर बना रहे हैं, आपने फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाया, यानी नींव बहुत अच्छी बनी भैया, अच्छा सीमेंट यूज़ होगा, अच्छे पत्थर आएंगे, खुदाई भी प्रॉपर होनी चाहिए, 8 बाय जितना भी आप प्रॉपर नाप के कर रहे हैं। बट आपने कंजूसी कर दी, जब आप ईंटें लगा रहे थे वहाँ पे सीमेंट बहुत हल्की क्वालिटी का यूज़ किया, आपने सब कर दिया। क्या आपको लगता है वो मकान की लाइफ अच्छी होगी, या उसमें दरारें आएगी या नहीं आएंगी? आएगी, राइट। सेम जब हम खाना खा रहे हैं, तो हमने हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए फाउंडेशन अच्छा दे दिया, विच इज़ ग्लूकोज, रोटी अच्छी दे दी। बट उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने उसको प्रोटीन इंटेक नहीं दिया। आपके हेयर, स्किन, नेल्स, मसल्स, सबके लिए प्रोटीन इज़ दी असेंशियल थिंग टू हैव। दूसरा, अब हम आते हैं कि क्या हम रोटी कम करके या कार्ब्स कम करके कैसे प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाए। आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 कैलोरीज दे रहा है, किलो कैलोरीज जिसे हम बोलते हैं, यानी आपको एनर्जी दे रहा है। और 1 ग्राम प्रोटीन भी आपको 4 किलो कैलोरीज दे रहा है, यानी एनर्जी दे रहा है। दोनों में सेम कैलोरीज है, बट कार्ब्स कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है एमिनो एसिड्स में। और प्रोटीन का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बहुत कम है, तो वो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इवेंचुअली आपका नेक्स्ट मील ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट जैसे आप ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो आपको तुरंत भूख लग जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, आप 2 रोटी, सब्जी और नमकीन खाइएगा किसी दिन, ठीक है, और देखिएगा आपको कितनी देर बाद भूख लगती है। वहीं आप 2 रोटी खाइए, विदिन 1 आवर में लग जाएगी, विदिन 1 आवर लग जाएगी। वहीं आप वही सेम 2 चपाती खाइए, उसके साथ आप एक बोल ग्रीक योगर्ट डालिए, विच इज़ हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट, या दही हम जिसे बोलते हैं, या देसी भाषा में हम जिसे बोलते हैं हंग कर्ड, जिसका पूरा पानी निकला हुआ हो, ठीक है। और देसी भाषा में बोले तो जिसे हम बिना शक्कर का श्रीखंड, जिसको हम लटका के कपड़े में वैसे बनाते हैं, राइट, वो आप यूज़ कीजिए। सब्जी आप खा रहे थे उसमें तेल कम कर दीजिए, और जो यूजुअली सब्जी खा रहे थे वो खाइए, और साथ में आप उसके 1 कटोरी दाल ऐड कर लीजिए। सेम कैलोरीज है, जो आप नमकीन की जगह हमने उसको रिप्लेस कर दिया, कैलोरीज सेम है। अब आप देखिएगा आपको 2-2.5 घंटे तक भी भूख नहीं लगेगी। खाया आपने वही, बट आपने थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया। तो जैसे आप प्रोटीन ऐड करते हैं अपनी डाइट में, यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर अपीयरेंस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर वेट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो दिस इज हाउ प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अभी आपने दही की बात की, तो दही को खाने का एक्चुअल टाइम क्या होता है? 12 महीने में हम
क्योंकि इंडिया में तो गर्मियों में ज़्यादातर दही खाते हैं और सर्दियों में भी खाते हैं, बट उसका मेन मैंने सुना है कि सर्दियों में ऐसा ज़्यादा रहता है। मुझे ऐसा लगता है आपको दही से बहुत प्रेम है, आप दही प्रेमी है ना? दही तो हाँ, तो वो शायद दही तो क्योंकि सारा टॉपिक हमारा बार बार दही पे आ जाता है बार बार। सो देखो, देर इज़ अगेन, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, देर इज़ नो फिक्स टाइम। हम जैसे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, आयुर्वेद तो ये कहता है कि आपको दही की तासीर गर्म होती है तो आपको उसको सर्दी में खाना चाहिए, ना कि आप उसको गर्मी में खाना चाहिए। तो आपको अगर सूट करता है तो आप, मेरा आंसर हमेशा वही है, आपको सूट करता है तो आप कभी भी खाइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। बट सर्दी में आप कोशिश कीजिए, अगर फ्रेश है, खट्टा दही नहीं है, उसे रूम टेम्परेचर पे खाइए, वो ज़्यादा बेटर। ओके, एक चीज़ ये है कि कोई भी खाना ग्लूकोज बनाता है। हाँ। कुछ भी खाते हैं हम, वो ग्लूकोज बनाता ही बनाता है। ठीक है। तो जो इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज स्पाइक होता है, उसको क्या ऐड करने से वो उसको कम कर सकते हैं, या कौन से फूड में ग्लूकोज कम हाइप होता है, स्पाइक होता है? आप फाइबर और प्रोटीन ऐड कीजिए अपनी डाइट में, विच इज़ दी मोस्ट प्रॉब्लम कि लोगों की डाइट में ना फाइबर है ढंग से, ना प्रोटीन है। आप जैसे फाइबर और प्रोटीन ऐड करते हैं, वो आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो करते हैं, आपका ग्लूकोज स्पाइक कम हो जाता है। उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया, दो रोटी सब्जी और नमकीन खा रहे थे, स्पाइक ज़्यादा होगा क्योंकि पूरा मील कार्ब्स है, और वहीं आपने ग्रीक योगर्ट, दाल और थोड़ा सब्जियाँ ऐड करी, तो आपका फाइबर प्रोटीन ऐड हो गया, तो ग्लूकोज स्पाइक अपने आप कम हो गया। और अगर आपको और बेटर स्पाइकिंग मतलब लगता है कि कम करनी, मतलब बहुत कम रहे, तो सीक्वेंस कर लीजिए, मील सीक्वेंस। मील सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहले आप सैलेड से स्टार्ट कीजिए अपना खाना, फिर उसके बाद थोड़ा सा कोई प्रोटीन वाली चीज़ ऐड कीजिए, जैसे दही हो गया, राजमा, छोला, चना, पनीर, टोफू, कुछ भी चीज़ हो गई, फिर उसके बाद सब्जी और रोटी खाइए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले आपका 30-40% स्टमक ऐसी चीज़ से जाके भरा है जिसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, तो ग्लूकोज एम्प्टिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया, सॉरी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया, और आपका ग्लूकोज स्पाइक नॉर्मली स्लो हो गया। तो वज़न बढ़ाने में खाने में कौन कौन से खाने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना? मैं सोच ही रहा था कि मैं जितने भी पॉडकास्ट पे बात करता हूँ ये सवाल आ ही जाता है कहीं ना कहीं, अभी तक आपने पूछा क्यों नहीं। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको खाने से या पीने से आपका वज़न अचानक से बढ़ जाए या कम हो जाए। अब आप ये भी मुझ पे काउंटर कर सकते हैं कि सर, मैं तो रात को खाना खाया था, अगले दिन मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया, आप कैसे बोल रहे हो कि ऐसे खाने से नहीं बढ़ता? हाँ। जो डेली फ्लक्चुएशन आप देखते हैं वो आपका वाटर वेट फ्लक्चुएट करता है, ना कि आपका फैट का वेट। पहली चीज़, अगर ऐसा होता कि कुछ खाने से ही तुरंत वजन कम हो जाता, तो ये जो इतने जिम खुल रहे हैं, इतने स्पा खुल रहे हैं, इतने हमारे जैसे डाइटिशियंस कोर्स करके इन पॉडकास्ट में आके बैठ के बात कर रहे हैं, है ना, ये कुछ भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। कुछ फूड होते हैं जो ग्लूकोज ज्यादा स्पाइक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लाइक फाइबर में भी तो जैसे कि मिलेट्स आजकल के जो जवार जो है, गेहूं और चावल के कंपैरिजन में जवार और बाजरा, देखिए आप समझिए, ये सवाल दोनों अलग है। हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो जल्दी वजन बढ़ाएगा या जल्दी वजन कम करेगा। उसका आंसर मैंने बहुत सिंपल कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको खाने से वजन अचानक से बढ़ जाए, अचानक से कम हो जाए। आपकी ओवरऑल कैलोरीज मैटर करती हैं। अब हम आते हैं ऐसे फूड आइटम्स जो ग्लूकोज जल्दी स्पाइक करेंगे या जो ग्लूकोज कम स्पाइक करेंगे, यानी ब्लड शुगर लेवल्स। वो फूड आइटम जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, चीनी, गुड़, हनी, ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो जल्दी बॉडी में डिसॉल्व होते हैं, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को जल्दी स्पाइक करेंगे। दूसरा, आप नॉर्मली गूगल पे सर्च कीजिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब हो गया जिनका जो जल्दी बॉडी में जाके ब्लड में जाके शुगर में कन्वर्ट होंगे, दैट इज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो वो जितने भी फूड आइटम्स आपको गूगल पे मिलेंगे, आप जब सर्च करेंगे लिस्ट में, तो उनकी क्वांटिटीज़ आपको कम करनी है, तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज करेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा आपको ग्लाइसेमिक लोड पे ध्यान देना होता है। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? जैसे तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसे हम बोलते हैं कि आराम से खा सकते हैं। उसका 71 से 75 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बट अगर आप उसको 50 ग्राम 100 ग्राम खा रहे हैं तो इतना स्पाइक नहीं करेगा, क्योंकि 50% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का एसिमिलेशन आपके मुंह में ही हो जाता है। जब आप उसको चबा रहे हैं तो 50% डाइजेशन यही हो जाता है मैस्टिकेशन करते टाइम। बट जैसे आप उसको 150 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम खाएंगे तो वो बॉडी में भी जा रहा है, स्टमक तक भी जा रहा है, तो उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम भी बहुत फास्ट हो जाएगा, तो जल्दी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा हमें ये देखना है ग्लाइसेमिक लोड क्या आ रहा है किसी भी फूड आइटम का। तो बेसिकली वेट को बैलेंस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में खाएं 100%, तो सही रहेगा वो। और थोड़ा साइंटिफिक अगर आप मुझसे पूछेंगे, कुरेदेंगे मुझे, तो मैं ये बोलूँगा आपको कि 1 किलो अगर आपकी बॉडी को फैट बढ़ाना है, वेट नहीं, फैट, चर्बी बढ़ानी है,
तो आपकी बॉडी को 7,700 कैलोरीज स्टोर करनी पड़ेगी। अब वो 7,700 कैलोरीज एक दिन में खाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट यूजुअली आदमी इतना आसानी से खाता नहीं है, जो आजकल की इंडस्ट्री है। तो आप वो बढ़ाते कैसे हो वजन? रातों रात वजन नहीं बढ़ा। अब लेट्स से आज राहुल जी बोलते हैं कि रजत जी मैं तो 10 दिन प्रॉपर डाइट फॉलो करी अच्छे से, 11वें दिन मेरा मन मचल गया, अब मैंने लड्डू भी खा लिए, दाल बाटी भी खा ली और बढ़िया घी में, मैं आपसे चीट मील के बारे में बात कर रहा था, आपने बोल दी, घी में बढ़िया डिप करके खा ली। अब आप रोज तो इतना खा रहे थे, अचानक से आपने इतना खाया, बट बर्न आप फिर भी उतना ही कर रहे हो, तो जो एडिशनल कैलोरीज गई बॉडी में वो धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट होती है। अब 10 दिन बाद फिर वापस कुछ ऐसा आया, 15 दिन बाद फिर ऐसे कुछ आया, तो महीने 1.5 महीने में आपका एक्यूमुलेशन पहुंच गया 7,700 कैलोरीज का, और आपने 1 किलो चर्बी बढ़ा लिया, यानी 1 किलो फैट बढ़ा लिया। अगर आपको उसको कम करना है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कैलोरी डेफिसिट, तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप अपने वीडियो को प्लीज़ अटैच कर दीजिएगा उसको। वो मैंने पूरा एक डिटेल वो बना रखा है। आपको कैलोरी डेफिसिट अगर फॉलो करना है प्रॉपर्ली, तो आपको रोज़ 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप 250 कैलोरीज खाने से कम करेंगे, 250 फिजिकल एक्टिविटी से बर्न करेंगे, उस 500 कैलोरीज को आप 15 दिन तक फॉलो करेंगे डेफिसिट में, तो 7,500 कैलोरीज रफली आएगी, विच इज 7,700 के इक्विवेलेंट। तब जाके आप 15 दिन में 1 किलो फैट पूरी तरीके से कम कर पाएंगे। तो काफी स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट नहीं, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन। आप रोटी खा के, पोहा खा के, उपमा खा के भी वजन कम कर सकते हो, आप फैंसी एवोकाडो, किनवा ये सब खा के भी वजन कम कर सकते हो, बशर्ते आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आपके टेस्ट बड्स कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। आजकल हेल्दी ड्रिंक्स काफ़ी आने लगी, पैक्ड, जो शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं, डाइट कोक आती है, इनके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब जो भी अगर कोई ऐसे प्रमोट कर रहा है कि शुगर फ्री, तो वो एक इंग्रेडिएंट को प्रमोट कर रहा है। उस पैकेट में ज़रूरी नहीं है शुगर है, बट हो सकता है वो दूसरे इंग्रेडिएंट, जैसे उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, बटर का कंटेंट ज़्यादा हो, वो उसको तो हाईलाइट कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को हाईलाइट कर रहा है। जैसे किसी ने बोला नो एडेड शुगर, नहीं है उसके अंदर चीनी, बट दूसरी और चीज़ें भी तो हो सकती है। जैसे किसी ने बोला लेस फैट, जीरो ऑयल में बना हुआ है, ये जीरो उसमें बना हुआ है, उसके अंदर 100% सोडियम कंटेंट ज़्यादा होगा, तो एक इंग्रेडिएंट आपने कम कर दिया, तो दूसरा नेगेटिव यानी हार्मफुल इंग्रेडिएंट आपने बढ़ा दिया, तो बात तो वहीं की वहीं आ गई। तो हम अगर ये समझ के खा रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक है और उसकी यार ये तो शुगर फ्री बिस्किट है, उसको डेली कंज्यूम कर रहा है, तो वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? 100% गलत कर रहा है। हर इंसान को प्रैक्टिकली पैकेट के ऊपर लेबल पढ़ना आना चाहिए। देखो हम ये नहीं कह सकते, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ डाइटिशियन कि बोले कि पैकेट आइटम बिल्कुल बुरा है, पैकेट खाना ही नहीं चाहिए। यार आप उनसे पूछो जो हॉस्टल में अकेले रहते हैं, जो उनसे पूछो कि जिनके घर में मेड नहीं है, वाइफ नहीं है, जो बैचलर है, सिंगल रहते हैं, वो 50% ऑफ द टाइम पैकेट आइटम्स पर डिपेंडेंसी है उनकी। आप उनको बोल ही नहीं सकते कि पैकेट आइटम बुरा होता है, बट उनको लेबल पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा पैकेट वाला आइटम मेरे लिए अच्छा है और कौन सा पैकेट वाला आइटम मेरे लिए अच्छा नहीं है। रजत सर, बीइंग अ डाइटिशियन, आप कभी किसी अनहेल्दी फेज में रहे जब आप कुछ भी खा रहे हो और एक दिन आपको लगा कि आपकी बॉडी बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे कि अनहेल्दी रिस्पॉन्स कर रही है, आप कमज़ोर, थकान महसूस हो रही होगी? यार मुझे ऐसा लगता है ये हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में फेज आता है, बीइंग अ डाइटिशियन कहो या डॉक्टर, किसी भी प्रोफेशन में आता है ये, कि जब वर्कलोड बढ़ा मेरी लाइफ में, स्ट्रेस बढ़ा, काम आने लगा, स्ट्रगलिंग फेज से हम सक्सेसफुल फेज में जाने लगे, तो हमें लगा कि सब तो मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर चीज़ आ रही है, नींद अपने आप कम होने लग गई, काम के टाइमिंग्स बढ़ने लग गए अपने आप, तो मील हम हमेशा उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट होने लग गई। फिर देन एक पॉइंट पे आके मेरे को लगा कि यार नॉलेज बहुत है, पर जब उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तब तक मतलब क्या है? सही बात। तो मैं हमेशा अपने आप को, अगर वेट की बात करूं तो मैं 62-65 के आसपास अपने आप को मेंटेन, नेवर ऑन दी अपर साइड कि मैं 65 से ऊपर जाऊं, बट एक पॉइंट पे मैं 78 टच कर गया। फिर देन उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार बॉस ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो अपने आप को ड्रॉप डाउन किया, कट किया, वापस से शेप में लेके आए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि 12 महीने मेरा स्टमक फ्लैटन रहे, बीच बॉडी फिजिक मेंटेन रहे। फिर सेकंड फेज़ आया पोस्ट माय मैरिज, और आई थिंक वो सबके साथ होता है। और मेरी शादी कोविड के टाइम पे हुई थी, तो उसके बाद हम घर पे आ गए थे, मतलब शादी के तुरंत बाद कोविड वेव हिट हो गई थी, एंड लकीली माय वाइफ कुक्स वेरी वेल,
तो उसने नई नई चीज़ें खिलाई। अरेंज मैरिज थी तो सब आ रहा था। फिर और मैं भी मतलब अच्छा कुक करता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा है तो मेरे को कुकिंग करनी पड़ती है। सो हम दोनों बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे चीज़ें। 3 महीने बाद लॉकडाउन हटा, काम पे वापस आए, देन लगा कि यार ये तो बैक टू 75-78 हो गए। फिर एक दिन वाइफ ने ऐसे बोला कि कोई नहीं आएगा आपके पास। मैं कहा क्यों? उसने ऐसे पकड़ा कि कोई नहीं आएगा आपके पास। वो हिट हो गया मुझे। फिर देन उसके बाद से वापस से फिर मैंने कंट्रोल किया। तो ये 2 फेज़ ऐसे रहे कि एक स्ट्रगलिंग फेज़ कि जहाँ मैंने पुट ऑन किया, और एक शादी के बाद कंफर्टेबल फेज़। सो स्ट्रगलिंग फेज़ और कंफर्टेबल फेज़ में मैंने पुट ऑन किया कि यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते जाते हो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और आप जितनी बार वजन बढ़ाते हो घटाते हो वजन बढ़ाते हो, एक पॉइंट पे आके आपके ऑर्गन्स भी गिव अप कर देते हैं कि यार कभी प्रेशर डाल रहा है हम पे और उसको कम करने के लिए और डबल प्रेशर डाल रहा है, तो वो गिव अप कर जाते हैं। देन फिर आई थॉट कि नहीं, व्हाट इज़ माई आइडियल वेट, उसी पे अपने को मेंटेन रखना है। ओके, लास्ट के 2 सवाल, उसमें से एक सवाल ये है कि जैसे जैसे अभी आपने बताया कि एज बढ़ती जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है और मसल्स भी लूज होती डिप्लीट होती है। हाँ, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट रह गई है या रहनी, हर किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए जैसे जैसे एक उम्र के बाद जब मसल्स ऑटोमेटिकली नेचर वाइज उसका कि अब तो वो लूज होगी, तब हर किसी इंसान जो अब तक नहीं कर रहा था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसको हल्की फुल्की शुरू कर देनी चाहिए? उसको क्या, सबको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हर एक इंसान को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए, आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सोचिए किसी के भी बारे में। इफ़ विल टॉक अबाउट अमेज़ॉन के फाउंडर की बात अगर हम बात करें, या हम मेटा के फाउंडर की बात करें, किसी की भी बात करें, या हम इंडिया में किसी भी अच्छे बड़े ब्रांड के फाउंडर की बात करें, तो आप देखिएगा कि वो एक सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है। अगर हम टेस्ला के फाउंडर की भी बात करें तो भी अगर आप उनको देखोगे काफ़ी हट्टे कट्टे हो गए। रीज़न बीइंग इज उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चालू किया, एक मुकाम हासिल किया, और उस मुकाम हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया, और सबसे पहले उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट किया। स्ट्रेंथ इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी। अगर आप केपेबल ही नहीं हो किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, आपकी मसल केपेबल नहीं है, इट्स वर्थलेस। मतलब आप क्या काम कर रहे हो, किसके पीछे भग रहे थे। सो उन्होंने वो चीज़ रियलाइज़ करी बाद में, बट उस टाइम पे इतना नॉलेज, इतना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। बट अब हर इंसान के पास नॉलेज अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वर्कआउट अवेलेबल है। आपके घर के आसपास 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की जिम अवेलेबल है। जिम भी अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट छोड़िए, आपके पास अपना बॉडी वेट है, पुशअप, स्क्वाट्स, लंजेस, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो माई टेक ऑन दिस इज कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ विल टॉक अबाउट एनी adult, if you'll talk about any student, if you'll talk about any old age people, आप जितना डिले कर रहे हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आप उतना अपनी एज को कम करते जा रहे हो। तो अगर आप 60 के भी हों तो भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप 80 के हो तो भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप 18 के हो तो भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें एक हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है कभी कभी कि फीमेल्स को करनी चाहिए कि नहीं करनी। फीमेल्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है कंपैरेटिवली मेल से, क्योंकि जेनेटिकली मेल मसल मास लेके पैदा हुआ है। सही है। फीमेल्स फैट डिपोजिशन ज़्यादा लेके पैदा हुई है, तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट पोस्ट डिलीवरी के 8 से 9 महीने बाद तो उनको ग्रेजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू कर देनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो स्ट्रेंथ प्लेज अ मेजर रोल इन योर ओवरऑल माइंडसेट। आपके अपीयरेंस को चेंज करेगा, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके ब्लड मार्कर्स को इम्प्रूव करेगा। एंड इनफैक्ट जब आप स्ट्रेंथ फील करते हो ना इंटरनली, आपका काम करने का तरीका भी वैसे ही हो जाता है। कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड एक ऐसी सेइंग है ना कि आप भले ही बड़े बड़े ब्रांड्स पहनो, बट अगर आप सामने से फिट ही नहीं हो दिखने में, तो आप वो ब्रांड्स भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल। मैं सन 16-17 में मैं किसी ऐसे एक शख्स से मिला था, एंड आई थॉट यार दिस गाय इज बिलियनियर, अच्छा कमाता होगा, ये करता होगा। मैंने उससे बात करी, देन ही सेड कि सर मैं तो नीचे मेरी टीवीएस स्पोर्ट खड़ी है, मैं उससे आया हूँ, मैं तो आपके पास काम के लिए आया था। मैंने कहा भाई कैसे? कि सेड कि सर मेरा रूटीन फिक्स है, कुछ भी हो जाए मैं 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, अपनी 3 मिनिमम मील्स है, इसको मिस कुछ भी हो जाए मिस नहीं करता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप भले आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना भी अच्छा हो या कितना भी लो हो, बट आपका बॉडी अच्छी फाइनेंशियल स्टेट में है, यानी हेल्दी कंडीशन में, तो आप हमेशा यू लुक गुड, यू लुक कॉन्फिडेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए, कोई मंत्र जिससे वो हेल्दी रहे हमेशा, डेली अपने उस मंत्र को वो डेली लाइफ में
यूज में लेते रहें और वो अपने हेल्दी रहें। जितना नेचुरल रहोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना डिसिप्लिन रहोगे, नॉट ओनली जस्ट हेल्थ, आप किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहोगे, यू विल गेट रिजल्ट्स। हो सकता है कि आपने 30 दिन कोई चीज़ ट्राई करी और आप 31वें दिन उसको गिव अप कर दो और वो 32वें दिन आपका वेट कर रही हो सक्सेस। तो आपकी चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका वर्क हो, किसी भी चीज़ को लेके आप कंसिस्टेंट हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इन एवरी फील्ड। थैंक यू सो मच रजत सर। थैंक यू राहुल सर, आपने इनवाइट किया, आने के लिए बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ राहुल जसावत पॉडकास्ट इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।